नमस्कार। चलिए सीधे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के विश्लेषण में चलते हैं, जो 12 दिसंबर 2025 को हुआ था। इसमें हम लोग तीसरी पाली के सवालों को अच्छे से समझेंगे ताकि आगे की तैयारी का एक साफ अंदाजा मिल सके। तो सवाल ये है कि इस बार की परीक्षा में नया क्या था, कौन से विषय अहम थे और सवाल पूछने का तरीका कैसा था। चलिए इन सभी सवालों को एक एक करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाली परीक्षाओं का ट्रेंड क्या हो सकता है। शुरुआत करते हैं ग्लोबल करंट अफेयर्स से। देखिए, पेपर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, पुरस्कार और जो बड़ी नियुक्तियां हुई हैं उन पर काफी जोर था। खास करके सैन्य अभ्यास और वैज्ञानिक मिशन जैसे विषय अहम रहे। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प चीज है ना, वो ये है कि फोकस मल्टीनेशनल यानी बहुराष्ट्रीय प्रयासों पर था। चाहे वो खान क्वेस्ट 2025 जैसा सैन्य अभ्यास हो या एक्सियोम 4 जैसा स्पेस मिशन। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, वैश्विक साझेदारी एक हॉट टॉपिक है। परीक्षा में उन लोगों पर भी फोकस किया गया जिन्होंने कुछ पहली बार किया है, जैसे ब्रिटेन की MI6 की पहली महिला प्रमुख बेलीज मेट्रेली या फिर सैंड आर्ट अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक। ये फर्स्ट्स वाले सवाल ये तो हमेशा से अहम रहे हैं और इस बार भी आए। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय से राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं। यहाँ पर बजट से लेकर पर्यावरण तक सब कुछ कवर किया गया। देखते हैं कि भारत से जुड़े क्या क्या अहम सवाल पूछे गए। ये समय रेखा देखिए, इससे साफ पता चलता है कि सवाल पूरे साल भर से उठाए गए हैं। फरवरी के बजट से लेकर मई में DRDO के परीक्षण और अक्टूबर में RBI की नियुक्ति तक, मतलब करंट अफेयर्स को पूरे साल फॉलो करना कितना जरूरी है, ये यहाँ से साफ हो जाता है। एक अहम आंकड़ा जो परीक्षा में था वो था 3,794 करोड़ रुपए। ये बजट आवंटन था युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के लिए, और इसमें से भी 1,000 करोड़ रुपए खास तौर पर खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए रखे गए थे। तो देखिए, ऐसे खास नंबर भी सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो इससे एक ट्रेंड और सामने आता है, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी दोनों को बराबर महत्व दिया गया। एक तरफ राजस्थान के नए रामसर स्थल तो दूसरी तरफ DRDO के उन्नत परीक्षण, दोनों ही क्षेत्रों से सवाल बने। अब बात करते हैं विज्ञान खंड की। यहाँ पर ना सीधे सीधे तथ्य रटने वालों को थोड़ी मुश्किल हुई होगी, क्योंकि सवाल मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित थे। मतलब क्या से ज्यादा क्यों और कैसे पर फोकस था। देखिए, रसायन विज्ञान से एक बिल्कुल क्लासिक सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो इन परीक्षाओं में अक्सर घूम फिर कर आ ही जाता है, और इसका जवाब है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये बनता है जिप्सम को गर्म करके। और हाँ, इससे जुड़ी एक और बात, ये वही जिप्सम है जिसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में भी होता है। रासायनिक बंधों की समझ भी जांची गई, खास करके सहसंयोजक बंधों को लेकर। ये वही बंध हैं जो कार्बन यौगिकों की एक पहचान है। सोच कर देखिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितने सारे सहसंयोजक यौगिक इस्तेमाल करते हैं, है ना? और ये स्लाइड तो विज्ञान के सवालों की पूरी श्रृंखला दिखाती है। एक तरफ फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जैसा भौतिकी का मुख्य सिद्धांत, तो दूसरी तरफ गरम खाने की खुशबू दूर तक क्यों जाती है जैसा व्यवहारिक सवाल। इसमें कोशिका जीव विज्ञान भी है, परागण भी है, मतलब विज्ञान में हर तरफ से सवाल पूछे गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों से जुड़े सवाल। यहाँ पर हाल की पहलों जैसे कि स्टॉप डायरिया कार्यक्रम पर सवाल पूछकर ये जांचा गया कि मौजूदा सरकारी योजनाओं के बारे में कितनी जानकारी है। ये नंबर देखिए, 92%। ये सतत विकास लक्ष्य 7 के तहत एक रिपोर्ट से लिया गया है। इसका मतलब है कि 2023 तक दुनिया की 92% आबादी तक बिजली पहुंच चुकी थी। ऐसे वैश्विक लक्ष्यों से जुड़े आंकड़े हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल आया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्टॉप डायरिया कार्यक्रम के चरणों के बारे में। मतलब सिर्फ योजना का नाम जान लेना काफी नहीं है, बल्कि वो काम कैसे करती है, उसके चरण क्या हैं, ये भी पूछा गया। और हाँ, नए कानूनों पर भी सवाल थे, जैसे कि ये ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025। इससे साफ है कि जो नए बिल आ रहे हैं या कानून बन रहे हैं, उन पर भी नजर रखनी जरूरी है। प्रौद्योगिकी से जुड़े कानून तो आजकल वैसे भी बहुत अहम है।
तो इस पूरे विश्लेषण से हमने क्या सीखा? चलिए इस पेपर के सबसे महत्वपूर्ण ट्रेंड्स को एक साथ देखते हैं। तो आखिर में बात क्या है? बात यह है कि तैयारी का फोकस अब बदलना होगा। सिर्फ तथ्य रटने से काम नहीं चलेगा। देखिए, 2025 के करंट अफेयर्स पर जोर है, पहली बार होने वाली घटनाओं पर फोकस है, विज्ञान के सिद्धांत पूछे जा रहे हैं और सरकारी योजनाएं तो हमेशा की तरह जरूरी हैं, यानी एक चौतरफा और वैचारिक दृष्टिकोण की जरूरत है। तो ये विश्लेषण एक साफ रोड मैप तो देता है, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। इस जानकारी का इस्तेमाल करके आगे की तैयारी को कैसे आकार दिया जाएगा? अगली परीक्षा में सफलता के लिए इन जानकारियों का उपयोग कैसे करना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो 12 दिसंबर 2025 को जो रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी परीक्षा हुई थी, उसकी तीसरी शिफ्ट के सवालों की एक पूरी लिस्ट हमारे पास आई है। और सवाल ये है कि इन बिखरे हुए सवालों के पीछे की कहानी क्या है? क्या ये बस एक रटने वाला इम्तिहान है या पेपर बनाने वाले कुछ और ही सोच रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर क्या होता है कि हम सवालों को अलग अलग देखते हैं, ये इतिहास का, ये विज्ञान का। हाँ। लेकिन जब आप उन सबको एक साथ देखते हैं तो एक पैटर्न सामने आता है, एक फिलॉसफी दिखती है। तो आज वही करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये परीक्षा असल में एक उम्मीदवार से चाहती क्या है। बिल्कुल। और शुरुआत करंट अफेयर्स से करते हैं। कुछ सवाल देखकर तो मैं वाकई हैरान थी। अच्छा। पहला ही सवाल खेल की दुनिया से, जून 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को पीएसए अवार्ड 2024-25 मिला? जवाब है युवा स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह। हाँ, और यहाँ पर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि अनाहत को सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 अवार्ड्स मिले हैं। ओहो। वुमेन चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन और वुमेन्स यंग प्लेयर ऑफ द सीजन। मतलब प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन से ये सम्मान मिलना ये दिखाता है कि भारत अब दूसरे खेलों में भी आगे बढ़ रहा है। और परीक्षा इस बदलाव को पकड़ रही है ना? बिल्कुल। इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाता है एक और सवाल। यूके में सैंड आर्ट के लिए प्रतिष्ठित फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? मतलब किसने सोचा होगा कि रेलवे की परीक्षा में रेत कला पर सवाल आएगा? ये सम्मान सुदर्शन पटनायक को मिला और आपका कहना बिल्कुल सही है। ये एक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। कैसा पैटर्न? देखिए, एक तरफ अनाहत सिंह का स्क्वॉश में अवार्ड जीतना, दूसरी तरफ सुदर्शन पटनायक का सैंड आर्ट में। ये सिर्फ अवार्ड्स की लिस्ट नहीं है, ये भारत की सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन है। सॉफ्ट पावर। हाँ, परीक्षा अब सिर्फ सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है, वो ये भी देख रही है कि कला, संस्कृति, खेल, इन सब में भारत की वैश्विक छाप क्या है। वाह, ये तो एक शानदार नजरिया है। खेल में एक और बड़ा नाम पूछा गया, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025। आमन डुप्लांटिस, स्वीडन के पोल वॉल्टर। हाँ, तो एक तरफ उभरते भारतीय सितारे और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी। दायरा काफी बड़ा रखा गया है। बिल्कुल। उम्मीदवार से उम्मीद है कि वो भारतीय उपलब्धियों के साथ साथ वैश्विक खेल पर भी नजर रखे। तो इस सॉफ्ट पावर वाली बात से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में क्या चल रहा है। एक सवाल था खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास के बारे में। मुझे तो लगा था ये सिर्फ भारत और मंगोलिया के बीच होगा, पर कहानी में और भी किरदार है ना? हाँ, और यही तो इस सवाल का पियाज है, मतलब कैच है। खान क्वेस्ट सिर्फ द्विपक्षीय अभ्यास नहीं है। अच्छा। ये एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना सैन्य अभ्यास है। मेजबान मंगोलिया है जी। भारत एक प्रमुख भागीदार है, पर इसमें अमेरिका समेत कई देश हिस्सा लेते हैं। कई देश? हाँ, 2025 में इसका 22वां संस्करण था। तो सवाल ये नहीं है कि अभ्यास किसके साथ हुआ, बल्कि ये है कि भारत वैश्विक शांति प्रयासों में कितनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यानी ये सहयोग और कूटनीति का सवाल है। बहुत खूब। अब सैन्य शक्ति से तकनीकी शक्ति की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट कहाँ हुई थी? ये पेरिस, फ्रांस में हुई थी। पर इस सवाल में जो असली जानकारी छिपी है वो भविष्य के लिए है। वो क्या? इस समिट में घोषणा हुई कि भारत फरवरी 2026 में दिल्ली में अगले AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब भारत अब टेक्नोलॉजी का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि वैश्विक नीति निर्धारक बन रहा है। बिल्कुल। और अंतरिक्ष विज्ञान में भी भारत का दखल बढ़ रहा है, जैसा कि एक्सियम 4 मिशन वाले सवाल से पता चलता है। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? ये मिशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें 4 देश थे,
भारत, अमेरिका, पोलैंड और हंगरी। और भारत से कौन था? हमारे लिए सबसे जरूरी नाम है भारत के शुभांशु शुक्ला का। उनके साथ अमेरिका की अनुभवी पैगी विटसन भी थी। और एक सवाल तो बिल्कुल किसी जासूसी फिल्म जैसा लगा, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 की नई प्रमुख कौन है? उनका नाम है बेरिल मैत्रेली। और ये सवाल जरूरी क्यों है, इसके दो कारण हैं। पहला, उन्होंने 1 अक्टूबर 2025 को ही पद संभाला है, मतलब बिल्कुल ताजा घटना। और दूसरा, वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। अच्छा, तो ये दिखाता है कि उम्मीदवार को दुनिया में हो रहे हालिया बदलावों पर पैनी नजर रखनी होगी। सही पकड़ा। चलिए अब उस तकनीक पर आते हैं जो देश की सुरक्षा को लीड करती है, यानी DRDO के काम पर। एक सीधा सवाल था कि DRDO अपनी मिसाइलों का परीक्षण कहाँ से करता है? देखिए, DRDO के 2 मुख्य लॉन्च पैड हैं और दोनों ही ओडिशा में। दोनों ओडिशा में? हाँ, एक तो है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर और दूसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहते थे। DRDO से ही जुड़ा एक और सवाल था जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण कहाँ से हुआ? ये एयरशिप आखिर है क्या चीज? ये परीक्षण मध्य प्रदेश के शिवपुर से हुआ और इसे सरल भाषा में समझें तो ये एक बहुत बड़ा हाईटेक गुब्बारा है। गुब्बारा? हाँ, जो लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर महीनों तक रहकर निगरानी कर सकता है। एक तरह से आपका अपना सैटेलाइट, जिसे आप जब चाहें वापस बुला सकते हैं। वाह! अब कुछ ऐसे विज्ञान के सवालों पर आते हैं जो सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं, जैसे गरम भोजन की गंध दूर तक क्यों फैल जाती है? और इसका विज्ञान बहुत सरल है। जब खाना गर्म होता है तो उसके कणों को ऊर्जा मिलती है, जिससे हम काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा से भरे कण हवा में बहुत तेजी से फैलते हैं। इसे विसरण कहते हैं। इसीलिए गरम समोसे की खुशबू दूर से ही आ जाती है। पता है या नहीं? बिल्कुल। जैसे वो सवाल था, साइटोप्लाज्म में पाइप जैसी संरचना किस कोशिकांग की होती है? हाँ, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। समझिए, कोशिका के अंदर का हाईवे सिस्टम है वो। अच्छा। और भौतिकी और रसायन से भी कुछ ऐसे ही बेसिक सवाल थे, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, CaSO4 ½ H2O, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, जो हमारे पंखे और मोटर के पीछे का सिद्धांत है, और कार्बन यौगिकों में बंधन का प्रकार। सहसंयोजक बंध। मतलब ये सब बिल्कुल व्यवहारिक विज्ञान है। परीक्षा की नींव अब भी मजबूत होनी चाहिए। तो विज्ञान की दुनिया से निकलकर अब देश चलाने वाले कुछ आंकड़ों और योजनाओं पर नजर डालते हैं। फरवरी 2025 के बजट में खेल मंत्रालय को कितना पैसा मिला? कुल आवंटन था 3,794 करोड़। लेकिन यहाँ जो छिपा हुआ संकेत है वो इसके बंटवारे में है। वो कैसे? इसमें से 1,000 करोड़ रुपए अकेले खेलो इंडिया कार्यक्रम को मिले। ये दिखाता है कि सरकार का ध्यान जमीनी स्तर पर प्रतिभा खोजने पर है, शायद अगली अनाहत सिंह को खोजने के लिए। देखिए कैसे एक सवाल दूसरे से जुड़ गया। ये तो बेहतरीन कनेक्शन है। स्वास्थ्य से भी एक जमीनी स्तर की योजना पूछी गई, स्टॉप डायरिया प्रोग्राम। इसमें किस उम्र के बच्चों को ORS और जिंक दिया जाता है? ये 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए है और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें ORS के साथ 14 दिनों के लिए जिंक की गोलियां भी दी जाती हैं। एक और हालिया कानून पर सवाल था जो आजकल के युवाओं से जुड़ा है। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का दूसरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025। मुझे इसके नाम में एक विरोधाभास दिखा। एक तरफ संवर्धन यानी प्रमोशन और दूसरी तरफ विनियमन यानी रेगुलेशन। आपने बिल्कुल सही पकड़ा और यही इस कानून का सार है। सरकार का मकसद पैसे वाले सट्टेबाजी के गेम्स पर रोक लगाना है, लेकिन साथ ही ई-स्पोर्ट्स जैसे गेम्स को बढ़ावा देना है। मतलब एक बहुत बारीक लाइन पर चल रही है सरकार। हाँ, ये एक आधुनिक समस्या का आधुनिक समाधान है। और अब एक वैश्विक लक्ष्य पर सवाल। सतत विकास लक्ष्य SDG 7 पर एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की कितनी आबादी के पास अब बिजली है? हालिया रिपोर्ट के अनुसार 92%। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है तो सही, पर एक विश्लेषक की नजर से देखें तो असली कहानी उस बचे हुए 8% में है। उन तक पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और आखिर में एक ऐसा सवाल जो लगभग हर परीक्षा में आता है, RBI की नई कार्यकारी निदेशक कौन बनी है? सोनाली सेनगुप्ता। उन्होंने 9 अक्टूबर 2025 को पदभार संभाला और ये भी बताया गया है कि पिछली शिफ्ट में उप गवर्नर के बारे में पूछा गया था। मतलब एक सीधा संदेश है, RBI में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस पर नजर होनी ही चाहिए। बिल्कुल,
ये एक नॉन निगोशिएबल टॉपिक है। चलिए अब इस गहरी पड़ताल के आखिरी हिस्से पर आते हैं, पर्यावरण और कुछ विविध विषय। हाल ही में रामसर स्थल में शामिल हुई खीचन और मिनार आर्द्र भूमियां किस राज्य में है? ये दोनों ही राजस्थान में है। राजस्थान। हाँ, और ये भी बहुत हालिया घटना है। मिनार उदयपुर के पास है, उसे पक्षियों का गांव भी कहते हैं, और खीचन फलोदी जिले में है, जो प्रवासी कुरजा पक्षियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और अंत में एक महत्वपूर्ण सप्ताह, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह, ये कब मनाया जाता है? ये हर साल 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाता है। लेकिन सिर्फ तारीखें रखना काफी नहीं है। 14 अप्रैल की तारीख ही क्यों? क्योंकि 1944 में इसी दिन मुंबई डॉक पर हुए एक भयानक विस्फोट में 66 अग्निशमन कर्मी शहीद हो गए थे। ये सप्ताह उनकी शहादत को याद करने के लिए है। तो इस पूरे विश्लेषण और चीरफाड़ के बाद जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं, इन सवालों के पीछे की बड़ी तस्वीर क्या है? हाँ, अगर हम सारे धागों को एक साथ जोड़ें तो 4 मुख्य बातें सामने आती हैं। क्या है वो? पहला, परीक्षा का फोकस भारत की वैश्विक भूमिका पर है, चाहे वो सॉफ्ट पावर हो, कूटनीति हो या तकनीकी नेतृत्व। दूसरा, आपको बिल्कुल अपडेटेड रहना होगा। अक्टूबर की नियुक्ति पूछी जा रही है। सही है। तीसरा, विज्ञान के सवाल रटने वाले नहीं बल्कि बुनियादी समझ वाले हैं। और चौथा, सरकारी योजनाओं के सिर्फ नाम नहीं, उनके पीछे का मकसद और उनके लाभार्थी कौन हैं, ये जानना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि ये परीक्षा सिर्फ ये नहीं पूछ रही कि आपको क्या पता है, बल्कि ये पूछ रही है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। आपने मेरे मन की बात कह दी। प्रतियोगी परीक्षाएं अब केवल अकादमिक ज्ञान की परीक्षा नहीं रही, वो ये परख रही हैं कि एक उम्मीदवार अपने आसपास की दुनिया के प्रति कितना जागरूक, जिज्ञासु और विश्लेषणात्मक है। ये सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं, बल्कि उन तथ्यों को जोड़कर एक सार्थक तस्वीर बनाने की क्षमता का परीक्षण है। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि भविष्य की तैयारी सिर्फ किताबें पढ़ने तक सीमित नहीं रह सकती। ये अखबारों, चर्चाओं और दुनिया में हो रहे बदलावों को समझने की एक सतत प्रक्रिया है। मतलब एक जागरूक नागरिक होना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल, परीक्षा का पैटर्न हमें यही बता रहा है।